हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और मेरे सेकंड चैनल पर भी न्यू रोस्ट वीडियो आ गई है, तो जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको भी ज़ॉम्बी की मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो आप मेरी फ्रेंड के चैनल को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये अभी आई ज़ॉम्बी नाम की एक वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा एंड आई होप कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो इनके चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 5 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, जहां आप हमेशा मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो क्लोई की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बीच पर लेकर आता है और फिर उसकी पट्टी उतारता है। और फिर क्लोई देखती है कि उसके सामने एक गिफ्ट रखा होता है। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि गिफ्ट देने से हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा लूसीफर। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी लूसीफर पेट्रोल लेकर आता है और उस गिफ्ट पर छिड़कने लगता है और क्लोई से कहता है कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे फैसले कोई और ले रहा है तो मैं यहाँ आया और अपने विंग्स जला दिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम एक तोहफा हो तो इस तोहफे को जला दो, शायद तुम्हें भी थोड़ी सी तसल्ली मिले। तो क्लोई कहती है कि इतना सोचने के लिए थैंक्स लूसीफर, पर इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, और बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लूसीफर उसे रोकता है और कहता है कि फिर तुम ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्लोई कहती है कि एक काम तुम कर सकते हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो लूसीफर खुद से कहता है कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो सीधा जाता है लिंडा के पास और उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्लोई मेरी बात समझ ही नहीं रही है, मैं उसे कितना भी समझा लूँ वो अपने ही बात पर अड़ी हुई है कि वो एक तोहफा है, वो भी गॉड का दिया हुआ सिर्फ मेरे लिए। तो लिंडा कहती है लूसीफर अमैनिडील। तभी लूसीफर उसे रोकता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि अमैनिडील हेल में है और जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा वो यहाँ वापस नहीं आ पाएगा, इसीलिए तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अमैनिडील लूसीफर के पीछे ही खड़ा होता है और जैसे ही लूसीफर पीछे मुड़ता है तो वो अमैनिडील को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अमैनिडील का चेहरा उतर जाता है। फिर अमैनिडील बताता है कि जब मैं हेल में था तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई थी। तो लूसीफर पूछता है किसकी आवाज़ थी वो। तो अमैनिडील कहता है फादर की। तो लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है डैड ने तुमसे बात की। तो अमैनिडील कहता है हाँ। तो लूसीफर पूछता है क्या कहा उन्होंने। तो अमैनिडील बताता है कि उन्होंने कहा कि अब हेल को किसी प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम अब जा सकते हो, और उसके बाद मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आ गया। तो लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड होकर कहता है कि ज़रा एक मिनट मुझे समझने दो, मैं इतने दिनों से हेल में था बिना किसी शिकायत किए, डैड की हर एक बात मानते हुए, उन्होंने मुझसे तो कभी बात नहीं की, और तुम सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ रुके तो वो उन्होंने तुमसे कह दिया कि तुम अब जा सकते हो। एक तो मुझे क्लोई की टेंशन है और ऊपर से ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। तो अमैनिडील पूछता है कि क्लोई अभी कैसी है। तो लूसीफर कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, जब से हमारे भाई माइकल ने उसे सब कुछ बता दिया है तब से वो बस एक ही राग अलापते रहती है कि वो गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है। तो अमैनिडील पूछता है कि क्या वो जानती है। तो लूसीफर कहता है कि वो तोहफा देने वाले तुम हो। नहीं, बिल्कुल नहीं जानती है वो जितना जान गई थी वही उसके लिए बहुत है, वही वो सह नहीं पा रही है। फिर हम देखते हैं मेज को, जो लिंडा से मिलती है और उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बताती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। तो लिंडा उसे समझाते हुए कहती है कि बच्चे संभालना इतना आसान नहीं होता, हो सकता है कि तुम्हारी मॉम की भी कोई मजबूरी रही हो। इधर हम देखते हैं अमैनिडील को, जो सीधा जाता है क्लोई के पास उससे मिलने के लिए और बात करने के लिए। तो क्लोई उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और कहती है अमैनिडील तुम यहाँ, इसका मतलब लूसीफर। तो अमैनिडील कहता है नहीं, लूसीफर भी यहीं है और फिलहाल उसे हेल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्लोई पूछती है कि क्या तुम्हें लूसीफर ने यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि उसका तोहफा ठीक है या नहीं। तो अमैनिडील बताता है कि उसे पता भी नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। क्लोई तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बस मुझे एक बार बता देना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ऑफिसर आता है जो क्लोई को बताता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लोई कहती है ये कहने के लिए थैंक्स अमैनिडील, पर फिलहाल मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ, कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहती है ये करते हुए कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मैं गॉड से और उनकी हर एक चीज़ से दूर रहना चाहती हूँ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लोई जब क्राइम सीन पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो क्राइम सीन कुछ और नहीं बल्कि एक चर्च होता है जहाँ मर्डर हुआ होता है, और ये देखकर क्लोई खुद से कहती है कि बस यही देखना बाकी था।
फिर वो चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं एला को जो उस क्राइम सीन की फोटोज ले रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक डेड बॉडी को जिसके गले पर किसी तरह का निशान होता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रहना। और तभी वहाँ क्लोई आती है जो एला से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो एला बताती है कि इस विक्टिम का नाम विक्टोरिया है और ये इस चर्च की नन बनने ही वाली थी, पर किसी ने एक चैन से इसका गला दबाकर इसे मार डाला। तो क्लोई कहती है कि पर इसके गले पर ये जो निशान है ये किसी चैन के तो नहीं लग रहे। तो एला कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिर क्लोई पूछताछ करती है कुछ नन्स से और पूछती है कि क्या इसका कोई दुश्मन था या कोई ऐसा जो इसे मारना चाहता था। तभी एक नन कुछ बताने वाली होती है, पर तभी एक दूसरी नन उसे रोक देती है और बताती है क्लोई को कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था, यहाँ वो सबसे प्यार करती थी और यहाँ पर सब उसे प्यार करते थे। फिर क्लोई एला को साइड में लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये नन्स तो हमें कुछ भी नहीं बताने वाली। तो एला कहती है कि फिर तो हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो इनसे सच उगलवा सके। तभी क्लोई को कुछ चमकता है और वो सीधे कॉल करती है लूसीफर को, और तभी वहाँ एक हवा का झोंका आता है और अचानक से वहाँ आ जाता है मैनीडिल, जो क्लोई से कहता है कि बताओ क्लोई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, पर मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब मैं पहले की तरह वक्त को धीमा नहीं कर सकता। तो क्लोई कहती है क्या तुम ऐसा कर सकते थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे तो ये पता भी नहीं था। खैर तुम्हारी पावर क्या है, क्या तुम भी लूसीफर की तरह सबकी आंखों में देखकर उनकी ख्वाहिशें जान सकते हो? तो मैनीडिल कहता है आई एम सॉरी क्लोई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी क्लोई की नज़र पड़ती है वहाँ खड़ी सारी नन्स पे और क्लोई कहती है मैनीडिल से कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी सारी नन्स मैनीडिल की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं और ये देखकर मैनीडिल भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं लिंडा को जो मेज को बता रही होती है कि जब मैं 17 साल की थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी, पर मेरी वो उम्र नहीं थी कि मैं एक बच्चे को संभाल सकूं और इसलिए मैं उस बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग गई थी। वो एक लड़की थी, अब पता नहीं वो कहाँ होगी। और ये सब कहकर लिंडा रोने लगती है। तभी मेज कहती है लिंडा से कि फिक्र मत करो, वो जहाँ भी है ठीक है। तो लिंडा कहती है क्या? फिर हम देखते हैं क्लोई और मैनीडिल को जो सारी नन से पूछताछ कर रहे होते हैं और उन सबका चेहरा देखकर क्लोई समझ जाती है कि वो सिर्फ मैनीडिल से ही बात करना चाहती हैं और इसलिए क्लोई उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मैनीडिल को जो उन सारी नन से पूछता है कि क्या विक्टोरिया का कोई दुश्मन था या उसे कोई मारना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वो सारी नन्स मैनीडिल को बहुत कुछ बताती हैं। फिर हम देखते हैं मैनीडिल को जो क्लोई को बताता है कि इस चर्च की जो मदर सुपेरियर है जिसका नाम एंजेलिका है, उसने सालों पहले एक खून किया था और फिर भागकर इस चर्च में आ गई थी और यही बात वो सारी नन्स हमसे छुपा रही थी। तो क्लोई कहती है कि फिर तो हमें एंजेलिका को ढूंढना होगा उससे पूछताछ करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एंजेलिका आ जाती है जो क्लोई से कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आत्मसमर्पण करती हूँ और प्लीज़ आप उन सारी नन्स को गलत मत समझिएगा, वो सिर्फ मेरा भला चाहती हैं, मुझे बचाना चाहती हैं और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो मैनीडिल को पुलिस स्टेशन में देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैनीडिल बताता है कि मैंने अभी अभी एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। तो लूसीफर कहता है क्या वाकई? तो मैनीडिल कहता है कि मुझे अभी समझ में आया कि तुम्हें क्लोई के साथ काम करना क्यों पसंद है, वो अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुनूनी है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और बोलकर फिर वो अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं मैनीडिल और क्लोई को जो एंजेलिका से पूछताछ कर रहे होते हैं और एंजेलिका बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तो एक बंदे ने मेरे पे रेप अटेम्प्ट किया था और इसीलिए मैंने उसका खून कर दिया और फिर भागकर चर्च आ गई। तो क्लोई कहती है कि और ये बात विक्टोरिया को पता चल गई थी, इसीलिए आपने खुद को एक बार फिर से बचाने के लिए उसका खून कर दिया। तो एंजेलिका हंसती है और कहती है ऐसा नहीं है, वो मेरी बात समझ गई थी, वो मेरा दर्द समझ गई थी, मैं उसका खून क्यों करूँगी भला। फिर हम देखते हैं डैन को जो लूसीफर को बताता है कि इस नंबर से विक्टोरिया के फ़ोन पर काफ़ी बार कॉल गया था पर विक्टोरिया ने रिसीव नहीं किया था। तभी लूसीफर वो नंबर पहचान जाता है और कहता है कि ये तो उस पॉपस्टार डेस्टिनी पेज का नंबर है। तो डैन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये बात क्लोई को बतानी होगी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एंजेलिका से डेस्टिनी पेज के बारे में पूछताछ करती है। तो एंजेलिका कहती है कि हाँ ये सच है कि मैं उसे जानती थी क्योंकि वो हमारा कॉन्वेंट खरीदना चाहती थी, पर मैंने उससे नहीं बेचा तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुई थी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो मैनीडिल से कहती है कि हमें डेस्टिनी पेज से पूछताछ करनी होगी। फिर हम देखते हैं मेज को जो लिंडा को लेकर उसकी बेटी से उसे मिलवाने के लिए लेकर जाती है और हमें पता चलता है कि लिंडा की बेटी का नाम एंड्रियाना है और वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। और लिंडा की बातों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपनी बेटी यानी एंड्रियाना को अपने बारे में कुछ भी बताने वाली नहीं होती। तभी एंड्रियाना जब अपना दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने मेज और लिंडा खड़ी होती हैं जो उस घर को खरीदने के बहाने एंड्रियाना से मिलने गई होती हैं। फिर एंड्रियाना को देखकर लिंडा बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है यकीन नहीं होता,
तो एंड्रियाना कहती है क्या? तो लिंडा कहती है कि आप बिल्कुल अपने पोस्टर की फ़ोटो जैसी लगती हो। तो एंड्रियाना कहती है हाँ थैंक यू सो मच, और फिर वो सब मिलकर हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अमेनिडिल की टांग खींच रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने कभी किसी नन को तो सस्पेक्ट बनाकर कस्टडी में नहीं लिया था। तो अमेनिडिल कहता है कि देखो लूसीफर, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो लूसीफर कहता है क्यों, क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रही है? तो अमेनिडिल कहता है भला मुझे गिल्टी फील क्यों होगी? तो लूसीफर कहता है क्योंकि तुम ही हो वो जिसने डिटेक्टिव की मॉम को वो तोहफा दिया था। और ये सुनकर अमेनिडिल को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। और हम देखते हैं कि क्लोई वहीं खड़ी होती है और सब सुन लेती है और कहती है उन दोनों से कि तुमने क्या किया था। और क्लोई को वहां देखकर ये दोनों के दोनों बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं अमेनिडिल और लूसीफर को जो एक दूसरे की बस शक्ल ही देखे जा रहे होते हैं। फिर अमेनिडिल सब कुछ बताना शुरू करता है क्लोई को, और अमेनिडिल बताता है कि काफ़ी सालों पहले जब मैं धरती पर आया था और तुम्हारी मॉम से मिला था, उस वक्त वो बच्चे के लिए कोशिश कर रही थी और उसके काफ़ी सालों बाद फिर तुम पैदा हुई। तब ये सुनकर क्लोई बिल्कुल चौंक जाती है और अमेनिडिल से प्यार से और धीरे से पूछती है कि अमेनिडिल क्या तुम मेरे डैड हो? तो अमेनिडिल हंसने लगता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड ही तुम्हारे मॉम डैड है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तो क्लोई कहती है अच्छा तो बताओ क्या मेरे पास भी कोई सुपर पावर है, जैसे कोई लेज़र बीम या और भी कुछ? और ये सुनकर अमेनिडिल और लूसीफर फिर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तो क्लोई समझ जाती है और कहती है नहीं, मैंने सोचा भी कैसे, मैं तो बस एक तोहफा हूँ ना। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो सीधा जाती है डेस्टिनी पेज से मिलने के लिए, पर उसका मैनेजर क्लोई को बाहर ही रोक देता है जिसका नाम होता है हैंक। और हैंक कहता है कि डेस्टिनी पेज अभी प्रेयर कर रही है और वो आपसे नहीं मिल सकती। तो क्लोई कहती है कि मेरा उससे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैंक कहता है कि उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम सॉरी मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, हाँ पर अगर आपके पास वारंट है तो बात अलग है। फिर हम देखते हैं डेस्टिनी को जो अपने रूम में होती है और तभी वहाँ आता है मैनिडिल, जिसे देखकर डेस्टिनी घबरा जाती है। तो मैनिडिल कहता है घबराओ मत, मुझे यकीन है कि मेरा यहाँ होना तुम्हें अंदर से शांत कर देगा। और ये सुनते ही डेस्टिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चिल्लाहट सुनकर मैनिडिल भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है जो मैनिडिल की कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम आए कैसे यहाँ पर? तभी वहाँ क्लोई आ जाती है जो हैंक को कहती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरे साथ है। और हम देखते हैं कि मैनिडिल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हैंक का हाथ पकड़कर मोड़ना शुरू कर देता है। तभी क्लोई पूछती है मैनिडिल से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैनिडिल बताता है कि मुझे लगा था कि मेरा जादू इस लड़की पर भी चलेगा और ये मुझे मर्डर के बारे में कुछ बता पाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये भगवान को मानती भी है। तभी डेस्टिनी कहती है कि क्या किसी का मर्डर हुआ है? तो क्लोई कहती है कि हाँ, विक्टोरिया नाम है उसका और वो एक चर्च की नन बनने वाली थी और तुम उसे अच्छे से जानती हो क्योंकि उसके फ़ोन में हमें तुम्हारा नंबर भी मिला है। तो डेस्टिनी कहती है हाँ मैं उसे जानती थी, वो मेरी असिस्टेंट थी। तो क्लोई कहती है कि जब कॉन्वेंट नहीं बिका तो इसीलिए तुमने उसे वहाँ नन बनाकर भेज दिया था। तो डेस्टिनी कहती है हाँ ये सच है, पर उसे फिर वहाँ मज़ा आने लगा, वो अच्छे से रहने लगी वहाँ पर और वो वहीं रहना चाहती थी, वो मेरे पास आना नहीं चाहती थी। तो क्लोई कहती है कि और इसीलिए तुमने उसे मार दिया क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। तो डेस्टिनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मैं बस चाहती थी कि वो जहाँ रहे हमेशा खुश रहे। इधर हम देखते हैं मेज को जो अपनी मॉम यानी लिलिथ के घर पर जाती है, तो वो देखते हैं कि उसका घर खाली किया जा रहा होता है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ की लेडी बताती है कि वो अब नहीं रही, यानी कि लिलिथ मर चुकी है। और ये न्यूज़ सुनकर मेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस लेडी से कहती है कि मैं थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ उस घर में। उसके बाद वो लेडी बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि मेज अपनी मॉम यानी लिलिथ की फ़ोटोज़ देख रही होती है, पुरानी फ़ोटोज़, और फिर वो उस फ़ोटो को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं डैन को और लूसीफर को, जिनकी नज़र पड़ती है एक लड़की के गले पर जिसने एक चैन में वेडिंग रिंग लगाकर पहना होता है और ये देखकर इन दोनों को कुछ चमकता है। फिर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को जो सीधा जाते हैं क्लोई के पास और उससे कहते हैं कि शायद हमें पता है कि खून किसने किया है। एक्चुअली विक्टोरिया इंगेज थे किसी से और हमें लगता है कि उसके फियांसे ने उसे मारा है क्योंकि विक्टोरिया के गले पर जो निशान है वो एक रिंग का निशान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें वो रिंग भी कहीं नहीं मिली, यानी कि जहाँ उसकी मौत हुई थी हमें क्राइम सीन पर कहीं पर भी वो रिंग नहीं मिली। तो क्लोई कहती है
कि अच्छा ठीक है, पर हमें उसके फियांसे के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो लड़का है या लड़की। और तभी वहाँ एक नन आती है जो क्लोई से कहती है कि क्या मैं अमानीडिल से बात कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं अमानीडिल को जो उस नन को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा होता है और कहता है कि कुछ भी दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो नन अमानीडिल को किस करने लगती है और इधर हम देखते हैं कि डैन, लूसीफर और क्लोई बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अमानीडिल उसे जल्दी से हटा देता है और कहता है कि आप क्या कर रही हो। तो वो नन कहती है कि मैं बस अपनी दिल की सुन रही हूँ। तो अमानीडिल कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा था कि आप हमें कुछ बताने वाली हो, इसलिए मैं आपको सच बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तो वो नन कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बस गॉड से ही प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं कि ये मैंने कैसे कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है। तो अमानीडिल कहता है कि आपको ऐसा फील होता है जैसे आप गॉड के लिए अपना प्यार दिखा रही हो मेरे ज़रिए। तो वो नन कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही फील होता है, जब तक आपने बताया नहीं था मैं भी समझ नहीं पाई थी। तो अमानीडिल कहता है खैर क्या आप हमें उस केस के बारे में कुछ बता सकती हो, क्या विक्टोरिया का कोई बॉयफ्रेंड था या उसका कोई फियांसे था। तो वो नन कहती है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर एक बार उसने मुझे बताया था कि उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता है जहाँ वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और इधर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर और डैन से कहती है कि अगर हमें वो सीक्रेट रूम मिल गया तो हमें विक्टोरिया का वो पार्टनर यानी फियांसे भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो अमानीडिल के साथ पूरे चर्च में उस सीक्रेट रूम को ढूंढ रही होती है और तभी क्लोई को वो सीक्रेट रूम मिल भी जाता है। फिर क्लोई और अमानीडिल उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ क्लोई को वहाँ एक कप रखा हुआ मिलता है जिस पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। तो क्लोई कहती है अमानीडिल से कि हमें इस कप को लैब में ले जाना होगा और फिंगरप्रिंट की जांच से हमें पता चल जाएगा कि विक्टोरिया का वो फियांसे कौन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है हैंक और वो क्लोई को गन पॉइंट पर ले लेता है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब तुम ही हो विक्टोरिया के वो फियांसे, पर तुमने उसे क्यों मारा। तो हैंक कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो इस जगह से प्यार करती थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उस दिन धक्का ज़रा ज़ोर से लग गया था। और तभी अमानीडिल हैंक और क्लोई के बीच आ जाता है। तो हैंक कहता है अमानीडिल से कि ये हुई ना मर्दों वाली बात, खुद आगे पहले मरने के लिए। और हैंक अमानीडिल को शूट करने लगता है, पर हम देखते हैं कि अमानीडिल को एक खरोंच भी नहीं आती। और ये देखकर हैंक बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर वो फिर से अमानीडिल को दोबारा शूट करता है, पर अमानीडिल को कुछ भी नहीं होता। तो हैंक कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अमानीडिल कहता है कि गॉड पर आस्था रखो हैंक। और तभी अमानीडिल अपने विंग्स खोलता है, जिसे देखकर हैंक बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और इधर क्लोई भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और फिर अमानीडिल अपने विंग्स के अटैक से हैंक को उठाकर दूर फेंक देता है और हैंक वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और क्लोई पूछती है अमानीडिल से कि तुम तो दुनिया को अपनी असलियत नहीं दिखा सकते थे ना। तो अमानीडिल कहता है कि हाँ ये सच है, पर इसे पता नहीं क्यों दिखाना सही लगा। वैसे मुझे पता चल गया है कि वो नन्स मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। मुझे यकीन है कि वो मुझ में अपनी आस्था देख पा रही थी, जैसे लोग लूसीफर में अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश देख पाते हैं। और कौन अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश ठुकराता है? तुम क्लोई, तुम गॉड का दिया हुआ तोहफा नहीं हो। और क्लोई अमानीडिल की बातों से कन्विंस हो जाती है। इधर हम देखते हैं मेज को जो लिंडा से मिलती है और उसे एक फॉर्म देती है साइन करने के लिए और कहती है कि ये वो फॉर्म है जिसकी मदद से तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढ सकती है। मेरी मॉम तो नहीं रही और तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढे या ना ढूंढे ये उसकी मर्जी है, पर मौका तुम्हें देना होगा। और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि लूसीफर अपने लक्ष्य में होता है और तभी वहाँ क्लोई आती है जो लूसीफर से कहती है कि मेरी अमानीडिल से काफ़ी सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि शायद मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे सामने कमज़ोर क्यों पड़ जाते हो। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे सामने कमज़ोर पड़ते हो। और ये सुनकर लूसीफर को भी कुछ चमकता है और वो कहता है कि शायद अमानीडिल सही कह रहा है। और ये सुनकर क्लोई कहती है कि अगर ये सच है तो मैं भी तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। आई नो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइजेज़ आ रही हैं गाइज़, जिसके लिए दिल से सॉरी। और जाने से पहले बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मैंने जो रोस्टिंग वीडियो अपलोड किया है वो भी एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।